लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रात के वक्त जियांग के पास रैनिस आता है और उसे कहता है पहली पोजीशन मेरी है, इसलिए मैं आर्मी में मेजर बनूंगा, तुम्हें सार्जेंट के लिए रिकमेंड किया है। जियांग उसे कहता है नहीं, टूर्नामेंट तो मैं ही जीतूंगा और मेजर भी मैं ही बनूंगा। रैनिस जियांग से कहता है मेजर बनने का एक फायदा है कि तुम अपनी मर्जी से इस शहर को छोड़कर बाहर जा सकती हो, लेकिन एक नुकसान भी है कि तुम्हें हर वक्त फाइट के लिए तैयार रहना होगा। तुम सिर्फ फौजी क्लास से हो, तुम हर वक्त फाइट के लिए तैयार कैसे रह सकते हो? इसलिए इस पोजीशन को छोड़ दो और मुझे मेजर बनने दो। वैसे भी तुम्हारी क्लास वाले बैटल्स में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि तुम लोग फाइटर्स नहीं हो, इसलिए मेरी डील तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। हम लोग तुम्हारे लिए एक नई स्क्वाड बनाएंगे और तुम्हें उसका लीडर भी बना देंगे। जियांग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फौजी क्लास वाले फाइट नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मेरी एबिलिटीज पर कोई शक है? क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे कोई डील चाहिए? रैनिस उसे कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए ये प्रपोजल लेकर आया था। अगर तुम मेरी डील मान लेते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मेरी नजर में सिर्फ एक यूजलेस नंबर ही हो। इससे अच्छी डील मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। जियांग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, सुबह मेरा मैच है इसलिए मुझे जाकर सोना है। रैनिस जियांग से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? जियांग उसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। रैनिस उसे कहता है ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर अरीना में तुम्हारा सामना मुझसे होता है तो मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं करूंगा। ये सुनते ही जियांग हंसना शुरू कर देता है। रैनिस उसे कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? जियांग रैनिस से कहता है मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डर गए हो। रैनिस उसे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? जियांग उसे कहता है मैंने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की, तुम शुरू से ही रॉयल फैमिली का हिस्सा रहे हो, तुम्हें हार मानने की आदत नहीं रही, हर चीज तुम जीतते रहे हो, तुम्हें जिंदगी में हर चीज मिली है, बेहतर एजुकेशन, बेहतर जिंदगी। मुझे नहीं लगता कि अब तक तुमने जिंदगी में कभी हार मानी होगी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डर गए हो और घबरा कर यहाँ पर डील लेकर आए हो ताकि मैं तुमसे फाइट न करूँ और हार मान जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें सबके सामने हरा ना दूं। ये बातें सुनते ही रैनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है हाँ मुझे यहीं पर मार दो ताकि कंपटीशन में तुम्हें मेरा सामना ना करना पड़े, यहाँ पर मुझे मारना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। रैनिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त सोफी सास पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है रुक जाओ, क्या मुझे दोबारा से तुम्हें याद दिलाना होगा कि कंपटीटर्स आपस में नहीं लड़ सकते, अरीना के बाहर एक दूसरे से फाइट करना मना है, चाहे तुम एक रॉयल प्रिंस हो लेकिन फिर भी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर रैनिस वहाँ से जाने लगता है। जियांग चिल्लाकर उसे कहता है इस कंपटीशन में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें हरा सकता है। रैनिस के वहाँ से चले जाने के बाद जियांग गिर पड़ता है। टीचर मार्टिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? जियांग उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उनसे पूछता है आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोफी सास उसे कहता है हम लोग यहाँ पर यूजलेस नंबर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। फिर वो तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं। टीचर मार्टिन उससे कहते हैं यूजलेस नंबर को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, इससे पहले हम फॉजिकली उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। सोफी साहब से कहता है इसीलिए तो हम इसको यूजलेस नंबर कहते हैं, क्योंकि ना तो हम उसको काट सकते हैं, ना ही उसको जला सकते हैं और ना ही टीचर मार्टिन उसे फौजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं जब मैं यंग था तब मैंने भी यूजलेस नंबर पर फौजी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं आया। जियांग सोचता है शायद मुझे ही लगा था कि मैं ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने यूजलेस नंबर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन टीचर मार्टिन ने यूजलेस नंबर पर फौजी करने की कोशिश पहले से कर चुके हैं। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जिससे तुमने यूजलेस नंबर को भी फौजी में इस्तेमाल कर लिया। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है मैंने तो कोई स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, मैंने तो बस उस पर जैसे फौजी करता हूँ वैसे उसके ऊपर ड्राइंग बनाई और वो काम कर गई। टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहती हैं क्या तुमने सिर्फ ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लिया? जियांग उनसे कहता है तो क्या इसमें कोई सी खास बात है? सोफी सास जियांग से कहता है यूजलेस नंबर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी ये है कि जब इस दुनिया को बनाया गया था तो इस दुनिया को बनाने वाले ने अपनी बहुत सारी एनर्जी को इस्तेमाल करके इस दुनिया के सारे इंसानों और जानवरों को बना दिया और उसके बाद वो वापस चला गया, लेकिन वो जिस कश्ती पर आया था वो कश्ती यहीं पर रह गई और उसी के टुकड़े इस जमीन पर गिरे, जिसकी वजह से ये यूजलेस नंबर बन गया। जबकि वो दुनिया को बनाने वाला किसी दूसरी जगह पर आराम करने के लिए चला गया ताकि उसकी एनर्जी रिकवर हो सके। और एक कहानी ये भी है कि यूजलेस नंबर को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया था। टीचर मार्टिन जियांग को घूर घूर कर देखते हैं और कहती हैं कहीं तुम वही तो नहीं? टीचर मार्टिन जियांग को ऊपर से नीचे से हर तरफ से चेक करते हैं और कहती हैं
इसकी पावर तो बिल्कुल वैसी ही है। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कोई स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की, मैंने तो बस उसको ट्राई करने की कोशिश की और वो इस्तेमाल हो गया। सोफिसास टीचर मार्टिन से पूछता है, जब तुम ड्वार्फ्स के साथ फोर्जिंग सीख रहे थे तब तुमने कहीं ऐसा तो नहीं सुना कि डीमन ट्राइब वाले भी फोर्जिंग कर सकते हैं? टीचर मार्टिन सोफिसास को बताते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, हमें बस इतना पता है कि डीमन ट्राइब्स वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो सिर्फ अपनी डार्क मैजिक पर ही भरोसा करते हैं, उन्हें फोर्जिंग की टेक्निक नहीं आती। टीचर मार्टिन कहते हैं, अगर जियांग यूजलेस नंबर को इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे लगता है शायद ये रेनिस को भी हरा सके। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, शायद की कोई जगह नहीं, मैं उसको जरूर हरा दूंगा। सोफिसास जियांग से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते तो तुम रेनिस के हाथों अभी तक मारे जा चुके होते। जियांग सोफिसास से कहता है, लेकिन मैं उसको जरूर हरा दूंगा जब अगली बार हम लोग अरीना में मिलेंगे। और साथ ही अगले दिन अरीना का सीन होता है जहाँ पर सोफिसास के सामने 8 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो कि सेकंड राउंड में हैं। अभी इनके क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाले हैं और क्वार्टर फाइनल्स का सबसे पहला राउंड निया और जियांग के दरमियान होने वाला है। सोफिसास उनसे कहता है, जाकर अपनी तैयारी करो, 10 मिनट में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जियांग अपने बैग में अपने पेपर्स वगैरह रख रहा होता है, उसी वक्त एली उसके पास आता है और उसे कहता है, निया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फिजिकल फॉर्म भी मेरे जितनी ही स्ट्रॉन्ग है। जियांग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है। वहीं पर आयशा खड़ी होती है। आयशा उसे कहती है, वो चाहे टफ है लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। वहीं पर शर्मिंदा हो जाता है। जियांग उससे पूछता है, हाँ मैं तो तुमसे ये पूछना ही भूल गया, तुम अपनी लास्ट फाइट जीते कैसे थे? और साथ ही वो उसकी फाइट का सीन दिखाते हैं। एली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और एमरे से कह रहा होता है, मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा, कहीं तुमने मुझ पर कुछ मैजिक तो नहीं कर दिया? जबकि एमरे भी घबरा जाती है कि इसने मेरे मैजिकल स्पेल को तोड़ कैसे दिया। और साथ ही एमरे अपनी अल्टीमेट एबिलिटी इस्तेमाल करती है जो कि चार्मिंग एबिलिटी होती है। वो एली के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को हवा में लहराना शुरू कर देती है। एली भी उसको देखकर थोड़ी देर के लिए शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन पूरे ग्राउंड में जितने भी लड़के होते हैं वो सारे उसे देखकर शर्माना शुरू कर देते हैं और उनकी लार टपकना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि टीचर भी उसकी इस चार्म एबिलिटी के सामने टिक नहीं पाते। सोफिसास किंग के सामने अपना हाथ कर लेता है और कहता है, आपको ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन एली पर उसके अट्रैक्शन का कोई भी असर नहीं होता। वो अपनी बाजुओं पर फायर पावर को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़कर उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे एमरे ग्राउंड से जाकर बाहर गिरती है। एली हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैं ये फाइट जीत गया। जबकि पूरे ग्राउंड में कोई भी उसके लिए चीयर नहीं कर रहा होता, क्योंकि एली ने एक लड़की को थप्पड़ मारा होता है। वो सारे कहते हैं, ये किस किस्म का मर्द है, इसने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया। जबकि एली भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एली आयशा से कहता है, मैं तो बस जीतना चाहता था। आयशा उसे कहती है, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी। एली उसे कहता है, तो इसमें क्या बुरा है, अगर मैं उसे मारता नहीं तो मैं जीतता कैसे? और वैसे भी तुमने भी तो अपनी हद पार की थी, तुमने तो बेचारे एबिली को अपना मूव इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। एबिली बेचारा अभी अपने बीस्ट को बुलाने ही वाला था कि तुमने उसे बर्फ में जमा दिया। जियांग ये सुनकर कहता है, इसका मतलब आयशा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 मिनट गुजरने के बाद सोफिसास ग्राउंड में आ जाता है और कहता है, दोनों बच्चे ग्राउंड में आ जाएं। जियांग जैसे ग्राउंड में आता है, लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये वाला राउंड बहुत ही मजेदार होने वाला है। शेफ क्लास का लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि फोर्जिंग क्लास का लड़का भी कुछ कम नहीं। इसने एक प्रिंस को हराया है। पता नहीं इस बार ये कौन सी नई टेक्निक लेकर आएगा, हमें तो नई मशीन्स देखने की आदत हो गई है। साथ ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है। निया जियांग से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि क्वार्टर फाइनल्स में मेरा सामना तुमसे होगा, लेकिन एक कंपटीशन तो कंपटीशन है, हमें फाइट करना होगी। जियांग उसे कहता है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। निया शुरू करता है और अपनी मैजिकल पावर से एक फ्राई पैन बनाता है और उसे जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग अपने पैन को जमीन पर मारता है और सामने से एक शील्ड खड़ी कर लेता है, जबकि उसी वक्त निया घूमकर उसके पीछे आ जाता है और एक और दूसरे फ्राई पैन से उसके सर में मारने लगता है। उसी वक्त जियांग अपने पैन पर लगे हुए एक क्रिस्टल को दबाता है, जिससे जियांग के पीछे एक फॉर्मेशन ओपन होती है। उस फॉर्मेशन में से पानी निकलता है, जिससे निया दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसी के साथ जियांग भी सामने की तरफ गिर जाता है। वो उठते ही कहता है, मैं तो न्यूटन के लॉ को भूल ही गया था। निया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ये मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये तो वाटर मैजिक था। जियांग उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, हाँ ये वाटर मैजिक था, अब मैं तुम्हें मैजिक से हराऊंगा। टीचर एसी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये यूजलेस नंबर मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जबकि बूनो भी कह रहा होता है, ये तो बस एक यूजलेस नंबर था, इसे मैजिक इस्तेमाल करना कैसे आ गया? निया उसे कहता है,
क्या अभी तुमने एक मैजिकल फॉर्मेशन इस्तेमाल की वाटर मैजिक इस्तेमाल करने के लिए? जियांग से कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अभी मैजिकल फॉर्मेशन इस्तेमाल की वाटर मैजिक इस्तेमाल करने के लिए। टीचर ऐसी सीधी टीचर मार्टिन के पास आती है और उसे कहती है जियांग तो यूजलेस नंबर था, आखिर वो मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? टीचर मार्टिन एसी से कहती है क्या तुम्हें याद है कुछ सालों पहले तुमने मुझे कुछ मैजिकल बुक्स दी थी? एसी साथ ही शर्माना शुरू कर देती है और उससे कहती है हाँ मुझे याद है, तब तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ करते थे। टीचर मार्टिन एसी से कहती है मुझे पता चला है कि अगर हम मैजिकल फॉर्मेशन बना लेते हैं तो हम अपने क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए उस मैजिक को हार्नेस कर सकते हैं, यानी कि इन क्रिस्टल्स की मदद से कोई भी यूजलेस नंबर भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे फॉर्मेशन बनानी आती है। और पिछली रात मैं और सोफी साथ जियांग से मिलने के लिए गए थे। हमने उससे यूजलेस नंबर के बारे में बात की, जबकि जियांग ने हमसे मैजिक सीखने के बारे में बात की। जियांग ने मुझसे पूछा कि इन फॉर्मेशन को बाउंड्री फोर्स के अलावा हम लोग मैजिक से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मैंने जियांग को बताया कि हम लोग अपने क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मैजिकल एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह फायर वाले से फायर मैजिक कर सकते हैं। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर से कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फौजी क्लास वाले भी मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफी साहब जियांग से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आम मैजिशियंस जो होते हैं उन्हें सिर्फ फॉर्मेशंस को याद रखना होता है, उन्हें किसी चीज को ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कभी सोचना भी मत कि तुम रियल मैजिशियंस के सामने टिक पाओगे, जैसे कि रेनिस। तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर होगा और सिर्फ एक ही मैजिकल फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने से तुम्हारा पूरे का पूरा क्रिस्टल जाया हो जाएगा। और इसके अलावा तुम एक फॉर्मेशन को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। और यहीं से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है। एसी मार्टिन से कहती है अगर उसे एक फॉर्मेशन के लिए एक क्रिस्टल चाहिए तो इसके लिए तो उसे बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए था। टीचर मार्टिन एसी से कहती है लेकिन हमारा जियांग तो बहुत ज्यादा अमीर है, क्या तुम्हें पता नहीं बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जियांग के नाम से बिक रहे हैं। इस वक्त मार्केट में जियांग सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। इसके अलावा बाजार में टीचर ड्रोना और वेडली के पुतले बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ये सुनते ही टीचर ड्रोना भी उठ खड़ी होती है और कहती है अच्छा तो वो पुतले इसने बनाए थे, मुझे नहीं पता था। टीचर एसी और टीचर ड्रोना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है इस जुर्म के लिए तो उसे जरूर सजा मिलेगी। जबकि जियांग अरीना में खड़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे बैक से इतना ज्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है। निया निया जियांग से पूछता है तो तुम एक फोर्जर हो जो कि मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब तुम यूजलेस नंबर नहीं हो। जियांग उसे कहता है नहीं मैं एक यूजलेस नंबर ही हूँ, लेकिन मैं मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। निया निया अपने बड़े बड़े फ्राई पैन निकालता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि जियांग अपने पैन को जमीन पर मारता है जिससे एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है। निया निया अपने फ्राई पैन से उस दीवार को तोड़ देता है। जैसे ही वो दीवार टूटती है पीछे जियांग ने एक पेपर पकड़ा होता है जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी होती है। जियांग उस पर अपना पेन रखते हुए कहता है चलो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का मजा सिखाते हैं। निया निया जल्दी से डॉज करके साइड पर हो जाता है। जियांग जैसे ही अपनी फॉर्मेशन में से मैजिक को ओपन करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ एक वुल्फ निकलता है जो कि निया निया के पीछे लग जाता है। निया निया आगे आगे भाग रहा होता है जब वो उसको फॉलो करता है। निया निया को जब लगता है कि वो उसके वुल्फ से भाग नहीं सकता तो वहीं पर रुक जाता है और अपने सामने एक कढ़ाई की शील्ड बनाता है, लेकिन जियांग का इलेक्ट्रिक वुल्फ उसकी कढ़ाई को तोड़ देता है और सीधी इलेक्ट्रिसिटी उसके पेट पे जाके लगती है, जिससे निया निया दूर जाकर गिरता है। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैजिक इस्तेमाल करना तो बहुत ज्यादा मजे का काम है, लेकिन साथ ही वो अपने पेपर की तरफ देखता है जिस पर फॉर्मेशन होती है, वो फट जाता है। जियांग कहता है लेकिन मैं सिर्फ एक क्रिस्टल को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। जियांग सामने निया निया की तरफ देखता है तो कहता है मुझे नहीं लगता ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। निया निया उसे कहता है तो इसका मतलब तुम अपने मैजिक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तुमने वाटर मैजिक इस्तेमाल किया, अब तुमने इलेक्ट्रिक मैजिक इस्तेमाल कर लिया। जियांग जमीन पर बैठ जाता है और एक और पेपर निकालता है और निया निया से कहता है मैं यहाँ पर तैयारी करके आया हूँ। निया निया अपने पास से छुरी कांटे निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है मैं तुम्हें ये मैजिक परफॉर्म ही नहीं करने दूंगा। जबकि जियांग उसके छुरी कांटों से बचने के लिए अपने सामने एक बड़ी से मिट्टी का हाथ बना लेता है जो कि उसकी शील्ड होती है। निया निया के छुरी कांटे जाकर सीधे उसकी शील्ड से टकराते हैं। उसी वक्त उसकी शील्ड के पीछे से दो और इलेक्ट्रिक वुल्फ निकलते हैं। निया निया हवा में जंप करता है और अपने पास एक बड़ा सा फ्राई पैन बनाता है और उसके एक इलेक्ट्रिक वुल्फ के ऊपर मारता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा इलेक्ट्रिक वुल्फ दूसरी तरफ से आता है और उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। निया निया फिर से जमीन पर गिर जाता है। जियांग निया निया से कहता है ऐसे छोटे मोटे मैजिक से तुम नहीं हारने वाले, मुझे हाई लेवल मैजिक परफॉर्म करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेशल पेन चाहिए। वो अपने पास एक पेन निकालता है जो कि बहुत स्पेशल होता है। वो अपने पेन को मालियांग 2.0 का नाम देता है। टीचर मार्टिन, टीचर एसी, सारे बच्चे और जीबी भी हैरान हो जाते हैं। जियांग ने जमीन पर 3 पेपर रखे होते हैं जिन पर फॉर्मेशन बनी होती है।
जियांग निया निया से कहता है मैं अब हाई लेवल मैजिक परफॉर्म करने वाला हूँ। वो अपने पेन को जमीन पर मारता है। उन तीनों में से 3 अलग अलग वुल्फ निकलते हैं। एक में से फायर वुल्फ निकलता है, वाटर वुल्फ निकलता है और एक में से इलेक्ट्रिक वुल्फ निकलता है और वो तीनों सीधे निया निया की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हैंस से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, ये तो देखने वाली चीज है। जबकि रेनिस भी ये देखकर हैरान हो जाता है। बूनो कहता है क्या ये ऐसा कर सकता है, वो भी एक यूजलेस लंबर होते हुए। लेकिन कुकिंग क्लास के टीचर अभी भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जियांग अपने तीनों वुल्फ को निया निया की तरफ आगे भेजता है। निया निया भी अपनी जेब से एक छोटी सी गोली निकालता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। निया निया के उस गोली को खा लेने के बाद उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। निया निया 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ बनाता है जो कि एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। निया निया अपनी दोनों कढ़ाइयों के दरमियान उनमें से 2 वुल्फ्स को बंद कर देता है, जबकि फायर वुल्फ अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। निया निया अपनी मैजिकल पावर से एक बड़ा सा चमचा बनाता है और उस फायर वुल्फ को घुमाना शुरू कर देता है और जियांग से कहता है मेरी कढ़ाई के सामने तुम्हारी ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी और इस तरह की फायर के साथ खेलना तो हम जैसे कुक्स का रोजाना का काम है। जियांग से देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो मेरा मूव था, इसने मेरे मूव को अपना मूव बना लिया। इस दुनिया के शेफ्स तो साले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जियांग अपने स्पेशल पेन की तरफ देखता है तो उस पेन पर से 3 क्रिस्टल गायब हो जाते हैं। जियांग कहता है अब मेरे पास ज्यादा क्रिस्टल नहीं बचे, मुझे ध्यान से काम करना होगा। जबकि अरीना में बैठे बच्चे बातें कर रहे होते हैं तो कुकिंग क्लास के लड़के भी फाइट कर सकते हैं। टीचर मार्टिन कुकिंग क्लास के टीचर जिनका नाम मोमो है उनसे पूछते हैं आखिर अभी निया निया ने क्या चीज चबाई थी जिससे उसकी पावर बढ़ गई। मोमो उसे कहते हैं उसने एक एनर्जी पिल खाई थी जो कि उसने खुद बनाई है। उसने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक गोली बनाई थी ताकि वो उसे अपनी पावर को बढ़ा सके। फिर नाई नाई आगे बढ़ता है। वो अपने चमचे को अभी भी घुमा रहा होता है क्योंकि वो अपने चमचे से जियांग के फायर वुल्फ को कंट्रोल कर रहा होता है। जियांग के फायर वुल्फ को जियांग की तरफ वापस भेज रहा है। जियांग जो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही कहता है मुझे फिर से मैजिक इस्तेमाल करना होगा। जियांग अपने 2-3 क्रिस्टल्स को मिलाकर जमीन पर मारता है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें से वाटर मैजिक निकलता है। इस बार बड़ा सा वाटर ड्रैगन निकलता है। निया निया का फायर वुल्फ उस ड्रैगन को देखकर डर जाता है। निया निया अपने फायर वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है। जियांग का ड्रैगन उस वुल्फ के साथ जैसे ही टकराता है तो पूरे अरीना में बाप इकट्ठी हो जाती है। बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की फाइट तो बहुत ज्यादा एपिक है, हमने ऐसी फाइट कभी नहीं देखी। हालांकि दोनों ही मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही दोनों फाइटिंग क्लास से हैं। जनता बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कह रही होती है ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे का मैच है। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरीना में से जैसे ही धुआं हटता है निया निया अपने पास से एक और फ्राई पैन बनाता है और कहता है मुझे जल्दी से उस पर अटैक करना होगा इससे पहले कि वो कोई और मैजिक स्पेल इस्तेमाल करे। जबकि दूसरी तरफ जियांग कहता है अब जबकि मैं इसके सामने फायर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करूं। जियांग इलेक्ट्रिसिटी वाले 2-3 क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक ड्रैगन बना लेता है। अरीना में बैठे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसकी एबिलिटी तो बिल्कुल रेनिस जैसी है। जबकि निया निया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर रोना कहती है मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन बुला सकता है। टीचर ऐसी उसे कहती है चाहे ये कितना ही ज्यादा क्यों ना पावरफुल हो जाए लेकिन इसका मैजिक फेक है, ये रेनिस की मैजिक पावर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। जबकि रेनिस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। जियांग निया निया से कहता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। निया निया जियांग से कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे हो लेकिन ये एक मैच है इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। जियांग उसे कहता है चलो ठीक है लेकिन मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुम हारने वाले हैं और साथ ही वो अपने इलेक्ट्रिक ड्रैगन को उसकी तरफ भेजता है। निया निया फिर से अपनी स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और 10 कढ़ाइयों वाली एक शील्ड बनाता है। लेकिन जियांग का इलेक्ट्रिक ड्रैगन उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा नाई नाई से जाकर टकराता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और अरीना के सेंटर में एक गड्ढा बन जाता है। जियांग कहता है ये हाई लेवल मैजिक है, मुझे इसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। जबकि टीचर मोमो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियांग सोफी सास से कहता है जल्दी से फैसला करो, हम दोनों में से कौन जीत रहा है। सोफी सास जैसे आगे बढ़ने लगता है टीचर मोमो से कहते हैं रुक जाओ, अभी नाई नाई ने हार नहीं मानी। निया निया फिर से उठ खड़ा होता है। जियांग उसे कहता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। निया निया उसे कहता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मैंने अभी हार नहीं मानी। टीचर मार्टिन मोमो से कहते हैं क्या तुम्हारा स्टूडेंट अभी भी फाइट कर सकता है, मुझे नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। टीचर मोमो मुस्कुराते हुए से कहते हैं 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। नाई नाई ने हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत की है
लेकिन उसका खाना आज भी बहुत ज्यादा बुरा बनता है। लेकिन उसकी ये कमजोरी रही कि वो हमेशा यही चाहता था कि लोग ये कहें कि वो कैसा खाना बनाता है या वो कैसा है। वो बस ये चाहता था कि दूसरे लोग उसे कहें कि वो एक अच्छा शेफ है। टीचर मोमो उसे कहते हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है, और साथ ही एक बैकग्राउंड स्टोरी चलती है। टीचर मोमो का एक स्टूडेंट बाहर निकलता है। वो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है। वहीं पर उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाता है। वहीं पर टीचर मोमो भी होती हैं। वो उसे टेबल पर रख देती हैं। ये छोटा बच्चा निया निया होता है जो कि रो रहा होता है। टीचर का स्टूडेंट उनसे कहता है, आपको क्या लगता है ये कोई यतीम बच्चा है? टीचर कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई इसे रेस्टोरेंट के बाहर क्यों छोड़ गया? इसे यतीम खाने क्यों नहीं लेकर गया? साथ वाले स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और टीचर से कहते हैं, हमें लगता है शायद किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा है ताकि ये भूखा न रहे। टीचर मोमो कहते हैं, ये रोते हुए बार बार निया निया क्यों कर रहा है? कहीं यही इसका नाम तो नहीं? और फिर इसके बाद उस लड़के को निया निया का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट सीन 10 साल के बाद का होता है। निया निया एक डिश बनाता है और उसे टीचर मोमो के सामने लाकर रखता है। टीचर मोमो से खाते ही उल्टी कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो निया निया से कहते हैं, मुझे माफ कर देना, असल में मुझे हिचकी लग गई थी। नाइन नाइन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कहता है, क्या मेरा खाना इतना ज्यादा बुरा था? दूसरे स्टूडेंट्स नाइन नाइन से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन तुम भी अच्छी कुकिंग करोगे। टीचर मोमो से कहते हैं, हाँ ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों ना हम दोनों फिर से प्रैक्टिस करें, अगले साल तुम फिर से ट्राई करना। निया निया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है, अब हर साल मुझे यही कहती हैं कि अगले साल कोशिश करना, मेरे पास कुकिंग के लिए कोई एबिलिटी है ही नहीं। फिर वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कहता है, ध्यान रख कि मेरा कुक किया हुआ खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। निया निया रात के वक्त दरख्त के नीचे बैठा होता है। टीचर मोमो भी वहीं पर आ जाते हैं। निया निया बैठा रो रहा होता है। एक तो उस बेचारे की आवाज लड़कियों जैसी है, इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, इसे तो लड़की होना चाहिए था, ये लड़का कैसे हो गया? तो दूसरा रेस्टोरेंट में लड़कियां भी उसके पास नहीं आती। वो कहती हैं, इसकी आवाज लड़कियों जैसी है, या तो इसको लड़की होना चाहिए था या फिर लड़का होना चाहिए था, हमें इस होटल में खाना खाने के लिए नहीं आना चाहिए। टीचर मोमो आगे बढ़ते हैं और निया निया के सर पर हाथ रखते हैं। निया निया रोते हुए टीचर मोमो से कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे आप लोगों के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। टीचर उसे कहते हैं, तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। निया निया टीचर से कहता है, इसका मतलब मेरी कुकिंग इसीलिए बुरी है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं? टीचर मोमो से कहती हैं, हाँ तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं। निया निया खड़ा हो जाता है और कहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ एक किचन के अंदर ही रहा हूँ। निया निया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पंच मारता है और कहता है, मैं तो सिर्फ एक यूजलेस नंबर हूँ। टीचर मोमो से कहते हैं, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुकिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे लगता है शायद तुम्हें कॉम्बैट क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने टीचर माइक यासु के साथ तुम्हारे बारे में बात की है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें अपनी क्लास में ले लेंगे, कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम एक बॉक्सर बन सकते हो। निया निया टीचर से कहता है, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अगर मैं एक अच्छा खाना बनाने वाला शेफ नहीं बन सकता तो इसका मतलब मैं फाइट करने वाला शेफ बनूंगा और इसके बाद मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा और सबको दिखा दूंगा कि शेफ भी फाइट कर सकते हैं। और आज से लेकर टूर्नामेंट शुरू होने तक मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी किसी चीज के काबिल हूँ। अरीना में बैठे निया निया के दूसरे स्टूडेंट साथी वो कहते हैं, निया निया तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। निया निया उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही वो गिरने लगता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसे संभालते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, एक ओपोनेंट के तौर पर मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। निया निया उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं। जियांग उसे कहता है, अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। निया निया को गुस्सा आ जाता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, तुम्हें किस बात की समझ है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता, अब जाके मैं तुमसे भी हार चुका हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को और अपने टीचर को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। जियांग उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो अपना पेपर जमीन पर रखता है और उस पर कुछ ड्रा करता है और निया निया से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन। वो पेपर के ऊपर गर्म पानी और नूडल्स की पिक्चर बनाता है। निया निया उससे पूछता है, ये क्या है? जियांग उस नूडल्स के कप में गर्म पानी डालता है। निया निया कहता है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। जियांग स्टिक्स की मदद से उन नूडल्स को उठाता है और निया निया से कहता है, क्या तुम इन्हें टेस्ट करना चाहोगे? निया निया उससे कहता है, क्या ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है, तुम मुझे ये खिलाकर हराना चाहते हो? जियांग उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और बस इसे खाओ। निया निया आगे बढ़ता है और उससे कप नूडल्स ले लेता है
और स्टिक्स की मदद से जैसे ही वो नूडल्स को खाता है तो उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो वहीं पर अरीना में लेट जाता है। जियांग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? निया निया उसे कहता है, एक ऐसी डिश जिसको बनाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं और जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने अच्छे शेफ हो। जियांग उससे कहता है, मैं डीमन ट्राइब में किचन में काम किया करता था, इसलिए मैं ये डिश बना सकता हूँ। निया निया उससे कहता है, अच्छा तो डीमंस इतनी टेस्टी डिश खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं कुकिंग में भी तुमसे हार जाऊंगा। जियांग उसे कहता है, इनको कप नूडल्स कहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका तरीका बता सकता हूँ कि इनको कैसे बनाते हैं। वो निया निया के सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है, किसने कहा कि कुक फाइट नहीं कर सकते या फिर फौजी क्लास वाले कुकिंग नहीं कर सकते। जियांग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास कुछ करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो तुम भी एक शेफ बन सकते हो या फिर तुम एक फाइटर बन सकती हो। कोई भी एक शेफ बन सकता है। दूसरों को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें ये खुद फैसला करना है कि तुम्हें क्या बनना है। निया निया रोना शुरू कर देता है जबकि टीचर मोमो भी वहीं पर आ जाते हैं। निया निया रोता हुआ टीचर से कहता है, क्या मैं एक अच्छा शेफ हूँ? टीचर निया निया से कहते हैं, हाँ तुम एक बहुत ही अच्छे शेफ हो। निया निया रोते हुए टीचर को गले से लगा लेता है। जियांग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ नूडल्स बनाकर इसको हरा दिया। उसी वक्त पूरे अरीना में सारे बच्चे तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। निया निया उन सब की तरफ देखता है तो हल्का सा मुस्कुराता है और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो जियांग का शुक्रिया अदा करता है और जियांग से कहता है, मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, फाइटिंग की भी और कुकिंग की भी। मैं बहुत ही अच्छा कुक और फाइटर बनूंगा। उसी वक्त किंग सोफी सास से कहती हैं, सोफी सास मेरी बात सुनो, वो क्विक नूडल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे भी वो ला कर दो, मुझे खाने हैं। सोफी सास हंसते हुए किंग से कहता है, जैसे ही मैच खत्म होगा मैं जियांग को पकड़ कर लाऊंगा, वो आपके लिए नूडल्स बना देगा। और इसी के साथ सोफी सास नीचे चला जाता है और जियांग का हाथ पकड़ कर कहता है, आज का विनर जियांग है। और साथ ही उनका तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरे राउंड में एली और बूनो आमने सामने होने वाले हैं। एली बहुत ज्यादा पुरजोश होता है और ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और कहता है, फाइनली मेरी बारी आ ही गई। प्रिंसिपल टीचर माइक जासू से पूछते हैं, तुम्हारी नजर में इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? टीचर माइक उनसे कहते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि बूनो एली से बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ जियांग ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आयशा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुमने अपनी फाइट बहुत ही अच्छे से की। जियांग उसका शुक्रिया अदा करता है। सामने ये भी खड़ी होती है जो कि मैच देख रही होती है। जियांग सीधा उसके पास चला जाता है और खांसते हुए उसे कहता है, तुम्हें मेरा मैच कैसा लगा? क्या तुमने देखा मैंने वहाँ पर कैसे परफॉर्म किया? जियांग क्वीन से कहता है, एली के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। अगर तुमने अपने राउंड को पार कर लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ हो। क्वीन जियांग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है एली अपनी फाइट जीतने वाला है? जियांग से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता एली को हम दोनों ने देखा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हें लगता है शायद बुरी और बुशी दोनों ही कमजोर थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बूनो भी कमजोर होगा। जियांग उसे कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी अपने भाइयों की तरह कमजोर है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हारे पास अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए तुम दूसरे लोगों की बाउंड्री फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बुरी के साथ जब मेरी फाइट एंड हुई थी तो बूनो जब मुझे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा था तो मुझे महसूस हुआ था कि उसके पास बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स है और बूनो अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बूनो भी रिंग में उतर आता है और अपने कंधे को चटकाते हुए कहता है, मेरा लास्ट राउंड तो बहुत ज्यादा बोरिंग था जो कि मोडो के साथ था। साथ ही वो अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है, मुझे लगता है कि इस बार मजा आने वाला है। एली भी उसे कहता है, चाहे हम दोनों एक ही क्लास से हैं, लेकिन मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। बूनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तो चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। बूनो एली की तरफ आगे बढ़ता है जबकि एली भी उसकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों कहते हैं, चलो तो देखते हैं हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है। वो दोनों अपने पंचेस टकराते हैं और फाइट करते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यानी कि वो फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही एली परेशान हो जाता है क्योंकि बूनो उसे पीछे की तरफ धकेलता जा रहा होता है। एली बूनो से कहता है, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और साथ ही एली अपने बाजू पर आग जला लेता और कहता है, लेकिन मैं भी अब पहले वाला एली नहीं रहा, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर है। और साथ ही एली बूनो को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर बूनो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एली उसे कहता है, अपनी सारी पावर इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो। और वो दोनों फिर से पंचेस टकराना शुरू कर देते हैं। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट पंचेस मार रहे हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। किंग भी सोफी सास से कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इस साल के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव और ज्यादा ही पावरफुल हैं? सोफी सास किंग से कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले साल के चैंपियंस के मुकाबले में ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं।
किंग उससे पूछते हैं, अच्छा तो मुझे ये बताओ पिछले साल का चैंपियन कौन था? सोफी सास उन्हें बताता है, मेरी स्क्वाड का वाइस कैप्टन। उसी वक्त उसकी स्क्वाड के वाइस कैप्टन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही बोंदू सा होता है। वो छींक मारते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद कोई मुझे याद कर रहा है। दूसरी तरफ अरीना के अंदर एली अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट करता है और दूसरे हाथ में वाटर पावर को, और उन दोनों को मिलाते हुए एक बड़ा सा टोर्नेडो बना लेता है। जबकि ब्रूनो भी जमीन पर बैठ जाता है और अपनी बाउंड्री फोर्स की पावर को एक्टिवेट करता है। ब्रूनो की बाउंड्री फोर्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एली के क्रिस्टल से पैदा किए हुए टोर्नेडो को अपनी सिर्फ बाउंड्री फोर्स से ही हरा देता है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने सिर्फ अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए मेरी विंड पावर को कैसे हरा दिया? ब्रूनो हंसते हुए एली से कहता है, क्या हुआ, कहीं तुम घबरा कर हार तो नहीं मानने वाले? लेकिन उसी वक्त सामने से एली अपनी फायर फिस्ट के साथ उस पर अटैक करता है। वो दोनों हवा में जंप करते हुए अपने पंचेस को टकराते हैं, जिससे अरीना में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। आधा अरीना टूट जाता है। अरीना के पत्थर उड़ते हुए बच्चों की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल फिर से एक बैरियर बनाते हैं और उन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही टीचर मार्टिन से कहते हैं, अगली बार थोड़ा बड़ा अरीना बनाना। हमारे बच्चे तो हर मैच में अरीना को तोड़ते ही जा रहे हैं। ब्रूनो एली से कहता है, तुम तो मेरे सामने टिक रहे हो, लेकिन कैसे? एली उससे कहता है, अगर तुम क्लास में आए होते तो तुम्हें पता होता टीचर माइक ने हमें शैडो स्ट्रेंथ सिखाई थी। अगर तुम टीचर की शैडो स्ट्रेंथ वाली क्लास में आए होते तो मैं तुम्हारे सामने जरा भी न टिक पाता। ब्रूनो से कहता है, अच्छा तो फिर मेरा बगैर शैडो स्ट्रेंथ वाला पंच खाकर दिखाओ। ब्रूनो फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है। एली उसके पंच को रोकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, और साथ ही उसके चेहरे पर दूसरी साइड से पंच मारता है, जिससे एली हवा में उड़ जाता है। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एली तो उड़ रहा है। जबकि जियांग भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रूनो सोफी सास से कहता है, जल्दी से विनर का ऐलान करो, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। टीचर शालू भी कहते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइट खत्म हो चुकी है। टीचर माइक जासून से कहते हैं, ऐसी बात नहीं, फाइट तो अभी शुरू हुई है। क्वीन जियांग से कहती है, जरा गौर से देखो हवा में। जियांग ऊपर की तरफ देखता है तो हवा में एक रोशनी चमक रही होती है। सारे बच्चे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर एक लाइट है। और उसी के साथ ब्रूनो जो कि ग्राउंड में खड़ा होता है, उसके पांव जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं और साथ में ग्राउंड भी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि एली की बाउंड्री फोर्स उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है कि वो जमीन में धंसता जा रहा होता है। ब्रूनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल के साथ खड़ा होता है। एली अपनी शैडो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे एक ही पॉइंट पर फोकस करके उसे ब्रूनो की तरफ भेज रहा होता है, जिससे ब्रूनो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जबकि ब्रूनो भी अपने घुटनों पर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एली से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक प्रिंस को उसके घुटनों पर झुकाने की? टीचर मोमो माइक जासू से पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? माइक जासू से कहती है, ये मेरी बहुत स्पेशल एबिलिटी है जो कि एली को मैंने सिखाई थी। वैसे तो हमारी बाउंड्री फोर्स हमारी बॉडी को कवर करती है और इर्द गिर्द फैलती रहती है, लेकिन अगर हम उसको एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो इससे पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को शैडो स्ट्रेंथ कहते हैं, और एली ने मेरी इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया है। एली जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो साथ ही अपनी फायर फिस्ट का पंच बनाता है और उसको कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। वो भी ब्रूनो को पंच मारने ही लगता है। प्रिंसिपल अरीना के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और कहते हैं, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एली सीधा नीचे ब्रूनो की तरफ आता है। ब्रूनो अपने हाथ सामने कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है जिससे अरीना का नीचे वाला फर्श सारा टूट जाता है। लेकिन साथ ही एली के बाजू फिर से जल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके बाजू जल गए थे। एली वहीं पर खड़ा प्रिंस को देख रहा होता है कि आखिर ब्रूनो गया कहाँ। वो पत्थरों के नीचे दबा होता है। उसी वक्त वो पत्थर हिलते हैं। एली अरीना के सेंटर से पीछे की तरफ जंप करता है। पत्थरों के नीचे से ब्रूनो निकलता है जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है और उससे कहता है, तुम्हारा पंच इतना भी बुरा नहीं था। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ब्रूनो को तो जरा सा भी असर नहीं हुआ। हालांकि एली ने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली। ब्रूनो एक ऐसा ड्रैगन होता है जिसके पंख भी होते हैं। ब्रूनो उससे कहता है, तुम्हारे इस पंच की वजह से मेरे इस खूबसूरत पंख के अंदर एक छोटा सा होल हो गया है, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो। अब फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही प्रिंस अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे इतनी तेज हवा निकलती है कि एली दूर जाकर गिरता है और कहता है, इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बाकी के 2 प्रिंस से बहुत ज्यादा पावरफुल है।